तक हम इस पोजीशन में होंगे कि पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने का बाकायदा ऐलान करें। पंजाब में हमारा हक है, हमारी पार्टी का, कि हम हुकूमत बनाएं। हमारे हक को डिनाई किया जा रहा है। इस तरह ये जो छीना झपटी है, जहाज़ों में MPS को भर के लेके जाना, ये काम ठीक नहीं। कराची में खास तौर पे बहुत बड़ी धांधली की गई है। हमने इस इलेक्शन के जो रिजल्ट है जो है उनको रिजेक्ट किया हुआ है, मगर उसके बावजूद भी हमें पार्लियामेंट के अंदर जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। तो डिस्कशन का आगाज़ करेंगे उसी इशू से जो आजकल अहम भी है और ज़ेरे बहस भी, तब तक जब तक सारी सियासी जमातें अपने अपने अहदों का हल्फ नहीं उठा लेती अपने अपने सूबों में। पंजाब की नंबर गेम की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आजकल खासी मुतहरिक दिखाई देती हैं। और इसके अलावा जो दूसरी पार्टीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और काफ लीग है और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो इस मामले में अहमियत इख्तियार कर गए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि गवर्नर सिंध जो है उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जमा करा दिया है। नया गवर्नर किस पार्टी से होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। और मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में भी बात करेंगे जो अडयाला जेल में सज़ा काट रहे हैं। उनकी तबीयत नासाज है और जिसके बायस उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने का कहा गया है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हम बात करेंगे उस एतराज़ की जो तकरीबन हर जनरल इलेक्शन के बाद हारी हुई जमातों की जानिब से सामने आता है, यानी धांधली। इलेक्शन कमीशन बद इंतज़ामी की का अगर जिम्मेदार है तो क्या वजह है, उसकी टेक्निकल इश्यूज़ हैं या फिर जो इल्ज़ामात उम्मीदवारों की जानिब से लगाए जा रहे हैं, जो उम्मीदवार हार गए हैं कि कॉन्शियसली ऐसा किया गया है, वो ठीक है। रिकाउंटिंग भी हो रही है, रिजल्ट्स भी सामने आ रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे इक़्तिदार में आते ही इमरान खान को जो पहला चैलेंज दरपेश होगा वो है मुआशी मुश्किलात का हल, क्योंकि हर नई आने वाली हुकूमत को ख़जाना खाली है कि आवाज़ लगाना पड़ती है। बैरूनी कर्ज़ों को कम करना, दरामदात को कंट्रोल करना, बरामदात को बढ़ाना। माहिरीन को असद उमर से अच्छी उम्मीदें हैं। देखना ये होगा कि इमरान खान की सरबराही में असद उमर इस चैलेंज का सामना कैसे करते हैं, कैसे डिलीवर कर पाते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगी। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको वेलकम करना चाहूँगी। कमर दिलशाद साहब भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है आप सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। हुमा बकाई साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं आप। मैडम, आपका भी बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नंबर गेम की अगर हम बात करते हैं तो कुछ मुख्तलिफ नंबर्स सामने आ रहे हैं। कहीं से ये आवाज़ आ रही है कि 14 हैं आज़ाद उम्मीदवार जो उनके साथ इल्हाक कर चुके हैं, कहीं से 8 की आवाज़ आ रही है और कहीं से ये आवाज़ भी आ रही है कि नंबर गेम कंप्लीट हो चुकी है, हमें किसी से रब्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ लीग ने भी कुछ ज़राए से कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि काफ लीग ने कुछ डिमांड की है अहम ओहदों की, जैसे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या फिर पंजाब का कोई भी अहम ओहदा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इरशाद साहब क्या रोल हो सकता है पंजाब में? वही रोल है जो काफ लीग का है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुस्लिम लीग जी असूली तौर पर इस वक्त पंजाब की जो नंबर गेम चल रहा है कमर साहब आपकी उसमें दोनों पार्टियों के आपस में शदीद जो है कमर साहब आपकी जानिब भी आऊंगी। पहले इरशाद साहब से पूछ लेते हैं, फिर मैं आपकी जानिब भी आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी हाँ, इरशाद आरफ जी जी ठीक है जनाब। पंजाब में जो सूरत हाल है इसमें कोई शक नहीं, जो इब्तदाई नतायज आए, जो पार्टी पोजीशन आई उसमें 6 सीटें गालबन 6 सीटों का फ़र्क था। नून लीग आगे थी और तहरीक इंसाफ पीछे थी। लेकिन जब आज़ाद उम्मीदवार एक 27 की तादाद में हुए हैं कामयाब, तो ज़ाहिर है उनका किरदार बढ़ गया है। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि आज़ाद उम्मीदवार एक ऐसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं जो मरकज़ में हुकूमत बनाने जा रही है। 2008 में याद होगा मुस्लिम लीग के दोस्तों को, अगर याद नहीं है याददाश्त जवाब देंगे तो अब उनको याद कर लेना चाहिए कि उस वक्त भी इसी तरह की सूरत हाल थी और आज़ाद उम्मीदवारों को, ये तो 14-15 उम्मीदवारों की बात हो रही है, उस वक्त तो दर्जनों की तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों को हांका लगाकर और सरकारी हेलीकॉप्टर्स में, सरकारी जहाज़ों में भरकर मुस्लिम लीग में शामिल किया गया था। और फिर काफ लीग में एक फारवर्ड ब्लॉक बनाया गया क्योंकि अक्सरियत फिर भी नहीं बन रही थी, उनको शामिल किया गया और फिर मुस्लिम लीग ने अपने आप को अक्सरियती पार्टी डिक्लेयर किया। लेकिन हुकूमत बनाने के लिए फिर भी उसको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ी और पीपल्स पार्टी के साथ मखलूत हुकूमत वजूद में आई। बाद में अगरचे उन्होंने ठुड्डा मार कर पीपल्स पार्टी को निकाल दिया। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। अगर अलीम ख़ान या
जहांगीर तरीन अपने ज़ाती जहाज़ में MPs को ले जा रहे हैं इस्लामाबाद मुलाकात के लिए, इस पर एतराज़ नहीं हो रहा है। यहाँ तो सरकारी जो जहाज़ थे, वज़ीर आज़म का जहाज़ और वज़ीर आला का जहाज़ जो है वो हरीसा ले जाने के लिए, निहारी के देगें ले जाने के लिए, कराची से दही बल्ले लाने के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं, और हेलीकॉप्टर्स में बाकायदा देगें जाया करती थी मरी, ताकि वहाँ जो है एक जश्न मनाया जा सके। तो अब ये एतराज़ क्यों हो रहा है कि जनाब ज़ाती जहाज़ क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? भाई वो अपनी अक्सरियत बनाने के लिए। और फिर एक हैरान कुन बात यह है कि क्या कोई शख्स ये कह सकता है कि जो MPs जा रहे हैं तहरीक इंसाफ में उनको कोई लालच दिया जा रहा है, उनको कोई प्लाट्स दिए जा रहे हैं? यहाँ तो सरकारी ख़जाने से लोगों को करोड़ों रुपए दिए जाते थे, यहाँ प्लाट्स दिए जाते थे। ये जौहर टाउन और दूसरी स्कीमों में आज भी LD का रिकॉर्ड गवाह है कि प्लाट्स दे के लोगों की जो वफ़ादारियाँ ख़रीदी जाती थीं, करोड़ों रुपए के फ़ंड्स देकर वफ़ादारियाँ ख़रीदी जाती थीं, और बहुत कुछ होता था। तो अब वो रिवायात अगर दम तोड़ चुकी हैं तो कम से कम सब्र तो करना सीखें, शिकस्त को कबूल करना तो सीखें, अपनी शिकस्त का एतराफ़ करना तो सीखें। कोई ऐसा गलत काम अभी तक सामने नहीं आया जो तहरीक इंसाफ ने किया हो। क्या कभी ऐसा हुआ था कि एक पार्टी जो मरकज़ में जीत चुकी है और उसके बाद उस पर धांधली का इल्ज़ाम लगा कि आपके उसके हक़ के हुक्मरानी को चैलेंज कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की इल्ज़ाम तराशी, आप अदलिया को नहीं छोड़ रहे, फ़ौज ने आपके इलेक्शन को पुरअमन बनाया। फ़ौज की वजह से दंगा फसाद नहीं हुआ जो हर इलेक्शन में हुआ करता था। फ़ौज की वजह से कराची में पुरअमन इलेक्शन हुए, बलूचिस्तान में इलेक्शन हुए, कोयटा में इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने, इतने बड़े हादसा जो हुआ उस दिन वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, इसके बावजूद फ़ौज ही थी जिस पर एतमाद करते हुए लोग सड़कों पर निकले, कतारों में लगे और उन्होंने वोट दिया। तो आप फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं, आप अदलिया को बदनाम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर रहे हैं, एक हक़ के हुक्मरानी को आप इनकार कर रहे हैं और फिर आप बातें कर रहे हैं। भाई आपको अब 30 साल आपने इस मुल्क में और 10 साल से मुसलसल हुक्मरानी की है, अगर आवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है आपके फ़रेब दही की वजह से, झूठ की वजह से, नाअहली की वजह से, तो आपको इसको एतराफ़ करना चाहिए। मेरा ख्याल है पंजाब में PTI को कोई चैलेंज दरपेश नहीं है। अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं है कि वो बड़ी डिमांड रखेंगे। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, 1993 में मैंने हम नसर चट्ठा साहब से पूछा कि जी आप मरकज़ में क्या कोई बड़ा ओहदा तलब करेंगे, क्योंकि वो उस वक्त बार्गेनिंग पोजीशन में थे। तो उन्होंने ये लफ्ज़ कहे, उसने कहा कि इरशाद आरिफ मैंडेट पीपल्स पार्टी को मिला है, उनका हक है कि वो किसी को वजारत भी ना देना चाहें, तो मैं एतराज़ करने वाला कौन हूं? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और ये हक के हुक्मरानी तस्लीम करना चाहिए। कमर दिलशाद साहब, PTI जो है पंजाब में हुकूमत साजी का ऐलान कर चुकी है, आप PTI की पोजीशन इस तरह की देख रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रोल से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रोल से इनकार करती है पंजाब में, वो कहती है कि उनकी नंबर गेम पूरी है, पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ इल्हाक कर लेती है पंजाब में तो फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। नून लीग जो है वो आज़ाद 9 जो अरकान जीत चुके हैं उनके साथ होने का भी एतराफ़ करती है। तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखा जी, हमारे दोस्त इरशाद आरिफ साहब ने बड़ा एक तारीख़ी पस मंज़र बयान कर दिया है, तो मैं इसी तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से एक बड़ी अहम बात कर जाता हूँ। उन्होंने जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने जब पीपल पार्टी के लोगों मुस्तफ़ी हो गए थे या उनको निकाल दिया गया था, तो उनको 50 अरकान की ज़रूरत थी सूबाई असम्बली पंजाब में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए। तो इन्होंने एक नाम नहाद गैर कानूनी गैर आइनी यूनिफिकेशन ब्लॉक बनाया और उस यूनिफिकेशन ब्लॉक बनाने के बाद वो 50 के करीब लगभग जो थे वो उन्होंने गैर सरकारी तौर पर शहबाज शरीफ को सहारा दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि वो 4 साल जो वो रहे वो गैर आइनी वज़ीर आला थे पंजाब के, क्योंकि जिस वक्त 50 मेंबरों के ख़िलाफ़ जो थे चौधरी शुजात साहब ने, परवेज़ इलाही साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली को उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करवाए गए, तो स्पीकर कौमी असम्बली ने वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवाए और बाद में ज़ाहिर है परवेज़ इलाही साहब ने मसलत हो गई, खामोशी इख्तियार कर ली। इसे मालूम था कि इसके बारे में केस जो है वो आगे नहीं जाना, लेकिन वो रेफरेंस स्पीकर के दराज में रहा
और उनका रेफर जो था वो इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवाया, तो अगर देखा जाए आर्टिकल 63(1) के तहत वो उनका रेफर जाना चाहिए था। वो 4 साल तक रेफर दबाए रखा जब तक शहबाज शरीफ जो थे अगले 2013 के इंतखाब नहीं आ गए। तो अब ये सारी सूरत हाल पैदा हो रही है। बिल्कुल ठीक फरमाया इरशाद आरिफ साहब ने कि तहरीक इंसाफ तो बड़ी साफ़ सुथरी एक सियासत चला रही है, अपने जो आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में शामिल करना उनको ज़ाहिर है ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि उनको सहूलतें देना, ये बात की बात है। लेकिन बहरहाल इस वक्त पंजाब में एक बड़ा शदीद जो रिएक्शन हो रहा है और तहरीक इंसाफ जो है वो अपने असूलों के मुताबिक अगर कोशिश कर रही है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बहरहाल आप चूँकि झूठ बोलना, मुनाफकत करना, साजिश करना, ये तो साबका कुरान जमात का वतीरा रहा है। हमारे दोस्त इरशाद आरिफ बहुत करीब से जानते हैं। लेकिन हालात को हम देखते हैं, हम ये महसूस करते हैं, आपकी वसाते से कहें कि शहबाज शरीफ 4 साल तक 2008 से लेकर 2013 तक जो रहा चीफ मिनिस्टर पंजाब का, वो गैर कानूनी था और गैर इखलाकी, तो मामूली बात है, वो गैर कानूनी था, वो रेफर ही नहीं दाखिल कराया गया। ठीक है, हुमा बकाई साहब, सिंध की जो सियासत में जो जोड़ तोड़ है उस पर भी आपकी राय दरकार है। जी 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 हुमा बकाई साहिबा, इसके अलावा अगर हम गवर्नर सिंध के इस्तीफे की बात करते हैं तो अपना इस्तीफा भी जमा करा चुके हैं आप। गवर्नर सिंध के लिए मजीद वहां पर दौड़ में कौन कौन शामिल है? गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में वहां पर, लेकिन पीटीआई भी एक अपोजिशन में है वहां पर, तो चांसेस पीटीआई के किसी उम्मीदवार के भी हैं गवर्नर सिंध बनने के? देखिए, जो इस वक्त डिबेट हो रही थी उसमें मैं सिर्फ एक कमेंट ऐड कर दूं। इंटरेस्टिंग बातें हिस्टोरिकल आइडेंटिफाई हो गई, लेकिन ये सिर्फ हिस्टोरिकल कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये पीटीआई की सियासी जरूरत है कि वो पंजाब में हुकूमत बनाए, क्योंकि एक बात की तरफ मैं इशारा कर दूं, जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सेंटर में और पंजाब में इनकी पीएमएलएन की हुकूमत थी, तो इन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ये स्टैंड स्टिल पे ले आए, इतना इन्होंने जज किया था। तो और इस वक्त तो समझिए जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और जो एक्रोमिनी है वो और भी ज्यादा वाजे है, बैटल लाइंस ड्रॉ हुई हुई है। तो इस वक्त ये बात नहीं है कि कानूनी सियासी जरूरत है, अगर पीटीआई को डिलीवर करना है तो उन्हें पंजाब में हुकूमत बनानी चाहिए। और दूसरी बात ये कि मुझे पीर पगाड़ा साहब का वो जुमला याद आ रहा है कि जब पीएमएलएन को किसी की जरूरत होती है तो ये पांव पड़ जाते हैं, और जब ये पोजीशन ऑफ पावर में आते हैं तो ये गले पड़ जाते हैं। तो मैं तो बिल्कुल एक ऑब्जर्वर के तौर पे पीटीआई को ये मशवरा दूंगी कि वो हुकूमत बनाए पंजाब में, और मेरे ख्याल इसीलिए इमरान खान साहब ने अपनी लाहौर वाली सीट जो है वो रिटेन भी की है। जो कराची में सूरत हाल है वो मेरे ख्याल है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो ये कि पीएमएलएन वाइप ऑफ भी हुई है, और जो जमातें वाइप ऑफ हुई है कराची में उसमें पीएमएलएन भी वाइप ऑफ हुई है कराची से। पिछली दफा उन्होंने 2013 में सीटें उठाई थी, इस दफा नहीं उठा सके। और एक जो ये परसेप्शन चल रहा है ना जी, जो मैं पीटीआई को भी एक वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहती हूँ कि कराची जो है वो एमक्यूएम का शहर नहीं रहा, वो पीटीआई का शहर हो गया। मैं इस बात को बहुत कॉशियसली लेके आगे बढ़ूं, क्योंकि देखिए अगर आप बारीबीनी से देखें तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में वोटर टर्नआउट नहीं था। डिस्ट्रिक्ट साउथ जो हार्डकोर पीटीआई की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे टर्नआउट हाई थे। मैं ये नहीं कह रही कि इन इलाकों में पीटीआई को वोट नहीं पड़ा, बिल्कुल पीटीआई को वोट पड़ा है, लेकिन पीटीआई ऑपोजिशन में बैठेगी और हुकूमत बहुत कंफर्टेबली पीपल्स पार्टी बना सकती है। लेकिन जो गवर्नर का किरदार है फिर वो बहुत अहम हो जाता है कि वो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो इंटीरियर सिंध में मौजूद है और डिसइल्यूजन्ड है उसको बैलेंस करे, एमक्यूएम को बैलेंस करे, और फिर पीपल्स पार्टी और पीटीआई की ऑपोजिशन ट्रेजरी बेंचेस हो। तो जो लोग मुझे समझ में आ रहे हैं जिनका नाम आ रहा है उसमें एक मुमताज भुट्टो साहब का नाम आ रहा है। मुमताज भुट्टो साहब बहुत कम एक्सेप्टेबल होंगे पीपल्स पार्टी को। ठीक है, जब जब मुमताज भुट्टो साहब का बीच में नाम आया था, पीएमएलएन ने ये नाम दिया था, तो यहाँ पर इतनी खलबली बची थी पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में कि उन्होंने फटाफट पोर्टफोलियोज चेंज कर दिए थे। यानी जो गवर्नर की ताकत थी वो कम कर दी थी पीपल्स पार्टी ने इस नर्वसनेस में आके कि मुमताज भुट्टो जो है वो गवर्नर के तौर पे आ रहे। सेरेमोनियल रह गया था गवर्नर, जो यूनिवर्सिटीज के पोर्टफोलियोज थे वो उनसे ले लिए गए थे। तो मैं समझती हूँ कि ये डेलिकेट अपॉइंटमेंट है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कराची में इमर्ज हो जाती है। तो वही बात है कि लीडरशिप स्किल हो, एतबार हो जिस आदमी पे लोगों को, बेशक नया आदमी हो,
उसे लाना चाहिए गवर्नेंस। अच्छा, वो बकाई साहब, आपने कुछ सियासी जमातों की वाइप आउट होने की बात की, तो अगर पीटीआई वहां पर नई जमात थी, तब्दीली के हवाले से बात कर रही हूँ, तो उसको एक्सेप्ट किया गया और बड़ी तादाद में वहां पर सीटें भी मिली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन पीएसपी भी नई जमात थी, जाहिर है लोग तो पुराने थे लेकिन नई जमात थी, नए एक मंशूर के साथ सामने आ रहे थे, उसको क्यों रिजेक्ट कर दिया सिंध ने? देखिए, उसको इसलिए रिजेक्ट किया कि ये जो एमक्यूएम, मैंने आपसे कहा ना कि अगर साउथ सेंट्रल में और वेस्ट में वोटर बाहर नहीं निकला तो इसका ये मतलब है कि वो हार्डकोर एमक्यूएम का वोटर था, और वो इस एमक्यूएम की जो फ्रेगमेंटेशन हुई और जो एमक्यूएम की नई लीडरशिप सामने आई, जो ऐसा नजर आता था कि अपने मफाद के लिए एक दूसरे से लड़े जा रही थे, और एमक्यूएम के अंदर ताकत की जंग आपको नजर आती थी, इख्तिदार की जंग नजर आती थी। पीआईपी, बहादुराबाद और फिर पीएसपी एक और कहानी। तो मेरा ख्याल है वोटर जो हार्डकोर एमक्यूएम का वोटर है उसने इस चीज को रिजेक्ट किया है। और मैं एक और गुजारिश आपसे कर दूं, देखिए बहुत स्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है कि स्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया, टेलमेंट दे दी, मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत किया भी, मैं बिल्कुल इससे इनकारी नहीं, लेकिन पीएसपी के लिए भी कहा जाता था कि उसको स्टैब्लिशमेंट ने बनाया है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के लिए भी कहा जाता था कि उसको स्टैब्लिशमेंट ने बनाया है, तो वो दोनों तो भाई को मतलब कोई खास परफॉर्म नहीं कर सकी। इसी तरह जो रिलीजियस पार्टीज थी उनकी जो एंट्रेंस हुई थी उसको भी कहा गया था कि इनको वोट तोड़ने के लिए लाया गया है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि आपका तो रिलीजियस ग्रुप आपके वाइप ऑफ हो गया। झंग में लुधियानवी को एक खातून ने हराया है, वो पीटीआई की खातून है, और झंग में हारे हैं वो एक औरत से और एक पीटीआई से। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी चीजें भी हुई हैं इस इलेक्शन में। एक बात मुझे जुमला बस मुकम्मल करने थे, जो सियासतदान अपनी चपखलिश की वजह से ना उसके बारे में बात कर रहे हैं ना देख रहे, सियासतदान नाराज हैं इलेक्शंस के रिजल्ट से, जो हारे, अवाम नाराज नहीं है, वो भी जो हारे हैं वही नाराज है। ठीक है नाज़िम, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की बद इंतजामी पर जो एतराज़ात सामने आ रहे हैं, फिर रिकाउंटिंग का अमल भी जारी है बहुत सारे हलकों में, असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस पर, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। इरशाद साहब, कल हमने बड़ी डिटेल में जो इलेक्शन कमीशन की मिसमैनेजमेंट है उसके ऊपर डिस्कशन की थी। आ चुके कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं, मैं इसलिए आगाज़ उनसे करना चाहती हूँ। कंवर दिलशाद साहब, बद इंतज़ामी से तो वाकई इनकार नहीं किया जा सकता, बाकी जो छोटी मोटी गलतियाँ जो है वो तो अपनी जगह, लेकिन आरटीएस का क्रैश कर जाना उसके बाद बाय हैंड जो नताइज पहुँचाना, उस पर मुखालफिन या जो हारने वाले उम्मीदवार हैं उनके एतराज़ात भी सामने आए हैं। अब इंडिपेंडेंट इदारा है इलेक्शन कमीशन, जिम्मेदारी तो उस पर आती है। आप इसको कोई टेक्निकल इशू समझते हैं, कोई टेक्निकल गलती है, उनकी इग्नोरेंस है, या फिर जो उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि ये कॉन्शियसली ऐसा किया गया है? इसमें सबसे पहले बात मैं थोड़ी सी 15 सेकंड के लिए मैं डॉक्टर हुमा बकाई की पॉइंट पर लेके जाता हूँ कि मौजूदा सेट में एक्शन प्लान के तहत गवर्नर सिंध के बहुत इख्तियारात हैं, ज़ाहिर है वहाँ अभी तक एक्शन प्लान चल रहा है। एक बात, दूसरी बात कि अब गवर्नर सिंध का अगर इस्तीफ़ा जब अगर प्रेसिडेंट पाकिस्तान कबूल कर लेते हैं, मंजूर कर लेते हैं, तो फिर निगरान वज़ीर आज़म को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो, तो इस लिहाज से उन्हें गवर्नर की अपॉइंटमेंट के इख्तियारात नहीं हैं। वो तमाम सियासी जमातों की मशावरत से बनते हैं। गवर्नर ने जब करना होगा वो चीफ मिनिस्टर की मशावरत से और इसके बाद पार्टियों की मशावरत से गवर्नर बनता है। इस लिहाज से मेरा ख्याल है अगर वो इस्तीफ़ा मंजूर हो गया तो स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो फॉर द टाइम बीइंग गवर्नर का अपना फ़राइज़ संभाल लेंगे। अब आइए इसकी तरफ। पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आरटीएस का जो स्कीम बनाई, मेरे दोस्त इरशाद आरिफ साहब ने इस पर बड़ा काम किया और हमने भी देखा है, इसमें एक नाक़िस थी, इसमें बहुत इसके अंदर कमज़ोरियाँ थी, इसमें कोताहियाँ तो मतलब छोटा है। इसमें सबसे पहले इन्होंने नादरा के उस हाथ जो है इन्होंने अपना एक अंडरस्टैंडिंग की, वो 15 फरवरी 2018 को उन्होंने बाकायदा मुआहदा किया नादरा के साथ कि आप हमें ये सिस्टम जो है ईजाद करके दे दें, इंस्टॉल करके दे दें। इस पर बहुत सी जमात, बहुत से जो टेक्निकल लोग थे, जो टेक्निकल थे, मैंने भी ख़ास तौर पे कहा
कि आप ये RTS के मामले में ना जाएं, जो हमारा एक पुराना तरीका है, देसी तरीका है। इरशाद आरिफ साहब को पता है, हम हमेशा फैक्स के ज़रिए रिजल्ट इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल रूम में रिटर्निंग ऑफिसर से मंगवाया करते थे। ये सिस्टम आपको आइडिया दिया है IFS ने, यानी USAID ने इनको आइडिया दिया था, और यही आइडिया इनको दिया गया था UNDP ने। तो मैंने कहा आप UNDP और USAID का जो आपको प्रोग्राम दिया गया, इस पर ना जाएं, ये फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन बहरहाल उनके अपने ख्यालात नहीं बात बनी, और ये जो उन्होंने ये नादरा ने ये जानबूझ कर करवाया है, ये नादरा का इसी में जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन तो नादरा के हाथ में यरगमाल बन जाता है ना, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहाँ से आती है। तो ये सारी गलती जो इतनी बड़ी, इतना इलेक्शन हुआ, शफाफ इलेक्शन हुआ, इसमें सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी नादरा ने इनको सब बिल्कुल सारे सिस्टम को मुतनाज़ा बना दिया। इलेक्शन बड़े साफ शफाफ हो गए हैं। और एक बड़ी मैं बात आपकी वसातत से ये कह दूँ, ये एक इंटरनेशनल एजेंडा था कि इस इलेक्शन को आपने मुतनाज़ा बनाना है, और इस इंटरनेशनल एजेंडे में यूरोपियन यूनियन के मुबस्सरीन का बहुत अहम दखल था। उन्होंने पाकिस्तान में आने में बड़ी खुशामदें की, बड़ी मेहनतें की। वजारत खारजा जो थी उसमें एग्री नहीं हो रहा था। मैंने प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा, मुझे बड़ी हैरानगी है कि निगरान प्राइम मिनिस्टर ने हमारे ख़तों की अहमियत नहीं दी। मैंने कहा ये जो वफद आ रहा है, इसके पीछे एक इंटरनेशनल एजेंडा है और हम आपको ब्रीफ करना चाहते हैं। लेकिन मेरी सपोर्ट की सैयद अली ज़फ़र साहब ने, वज़ीर कानून ने। लेकिन अब हम आगे चलते हैं। अब ये बताइए, मेरे इरशाद आरिफ साहब तायद करेंगे कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर कमेटी जो आया है यूरोपियन कंट्री का, उन्होंने क्यों कहा कि जी पाकिस्तान में अदालती फैसलों की वजह से इलेक्शन के अंदर शकूक व शबाक पैदा हो गए। हर मुल्क के अंदर एक अदालती फैसले होते हैं। और साथ उन्होंने ये कहा कि आर्मी अंदर पोलिंग स्टेशन में क्यों खड़ी थी, ये भी उनकी रिपोर्ट के शामिल है। तो मैंने ख़त लिखा फौरी तौर पर कि आपने इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। आप उस मुल्क के अदालती फैसलों पर, उनके इंतजामात पर आप कोई सवालिया निशानी खड़े कर सकते हैं। ये बहरहाल एक बहुत बड़ी साजिश थी, और ये नादरा ने इसके बारे में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को वन लाइन आंसर दे दीजिए कि क्या ये टेक्निकली ये सारा कुछ हुआ, ये इंटेंशनली किया गया? बस वन लाइन आंसर चाहिए ताकि मैं इसको फिर आगे लेके जा सकूं। ये इसमें ये नादरा ने ये जानबूझ कर करवाया है। ये बाकायदा इतना बड़ा सिस्टम को जो बैठाया गया, ये नादरा ने करवाया है। ये बाकायदा उनके साजिश है, उनकी नादरा की साजिश है। इरशाद साहब, कमर इरशाद साहब की बात पे अगर आप कमेंट करना चाहें तो कीजिएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ बड़े हलकों के अलावा बाकी कुछ हलकों में रिकाउंटिंग के बाद हमने देखा कि रिजल्ट्स तब्दील हुए भी हैं, और ब्लेम सारा जो है वो जो मुखालफीन हैं या जो लोग हारे हुए हैं वो इमरान खान पर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल रहे हैं। इसमें रिस्पॉन्सिबल इमरान खान साहब कैसे हो सकते हैं? वो तो देखे ना, जिस तरह कमर साहब भी कह रहे हैं, वो थोड़ा सा नादरा पे डाल रहे हैं, लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन पे भी डालूंगा। इसलिए कि जब ये सबसे पहले ख़बर हमने ब्रेक की 92 पे हम ट्रांसमिशन में बैठे थे, हमने कहा कि ये रिज़ल्ट लेट हो रहे हैं, और उसकी वजह भी बताई कि RTS सिस्टम जो है वो बैठ गया है। और मैंने ही बल्कि ये बात की थी, मुझे किसी ने बताया था, एक रिटर्निंग अफसर, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर ने, कि जी ये वजह बन रही है। तो उसके बाद 2-2.5 घंटे तक इलेक्शन कमीशन, बल्कि 3 घंटे तक खामोश रहा। वो एक मुजरिमाना खामोशी थी, जिसकी वजह से, क्योंकि हमारा ये एक बदगुमानी हो सकती है कि जो लोग अपॉइंट हुए हैं, खा वो नादरा में हूँ, खा इलेक्शन कमीशन में हूँ, किसी इदारे में हूँ, जो लोग मुस्लिम लीग नून ने अपॉइंट की हैं, उनकी वफादारियाँ मुस्लिम लीग के साथ हैं। और अगर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर एक एजेंडे पर आए थे, तो ये लोग भी एक एजेंडे पर बैठे हुए हैं कि एक शफाफ तरीन इलेक्शन को आप मुतनाज़ बना दें, ताकि इनको कुछ कहने के लिए, जो शिकस्त खुर्दा लोग हैं, इनके लिए कुछ कहने के लिए मौजूद हो। तो ये नहीं होना चाहिए था। 5 साल तक जब एक इलेक्शन कमीशन बैठा रहा, उसके सामने नासिरुल मुल्क जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट भी मौजूद थी, तो उन्होंने वो इंतज़ामात क्यों नहीं किए? और कमर दिलशाद साहब ने अगर ख़त लिखा, और कल मैंने कहा था कि यहाँ जो हैं पंजाब बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उन्होंने भी इनको कहा था कि ये सिस्टम नाकारा है। तो क्यों इसरार था? एक तो कमीशन खाया गया होगा, लेकिन क्या आपका कमीशन जो है वो इतना अहम है, और आपका अगर UNDP ने, USAID ने अगर कह दिया है, तो वो ज़्यादा अहमियत है इलेक्शन की, पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तान की साख की आपको बिल्कुल परवाह ही नहीं है। लेकिन बाई एंड लार्ज अगर आप देखें तो इन एतराज़ात के बावजूद भी बाई एंड लार्ज नतायज जो वो आ रहे हैं, वो आए हैं। और रिकाउंटिंग में भी बेशतर नतायज पहले नतायज से कोई मुख्तलिफ नहीं हुए। 50 वोटों का फ़र्क पड़ गया, 60 वोटों का, 100 वोटों का फ़र्क पड़ गया।
तो नतायज वही हैं जिसको हम तवक्को कर रहे थे। हमारा यही ख्याल था, जितने भी इंडिपेंडेंट तज्जिया निगार थे और जो रिपोर्टें हमें फील्ड से मिल रही थी, नतायज उसके बिल्कुल बरक्स नहीं है 2013 की तरह कि जी जो तज्जिए हो रहे थे कुछ हो रहे थे, रिज़ल्ट बिल्कुल उसके मुख्तलिफ आ गए। ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब इसी यानी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने ये भी कहा है कि 13 के मुकाबले में ये इलेक्शन शफाफ थे, 13 के मुकाबले में ये इलेक्शन बेहतर थे, बल्कि जो इंडियन थे कुरैशी साहब इस हिस्सा थे इसी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर टीम का, उसने तो कहा कि ये शफाफ तरीन इलेक्शन थे। तो उसके बाद ये जो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि जिन लोगों को शिकस्त हो गई, अब मैं हैरान हो रहा था कि वो खड़े हुए सारे कह रहे हैं कि जी हमने हल्फ नहीं उठाना। कौन हल्फ नहीं उठाएगा? फजल रहमान हल्फ नहीं उठाएगा, अचकज़ई साहब नहीं उठाएंगे, असफंदियार वली साहब नहीं उठा। भाई खुदा का खौफ करो, कुछ सिस्टम को आगे चलने दो। 13 में आपका, 14 में आपका कहना यह था कि सिस्टम आगे चलना चाहिए, आप उसी सिस्टम के आप पीछे पड़ गए क्योंकि आप इलेक्शन हार गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब ये जितने भी एतराज़ात हैं अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे, हुकूमत बनेगी, एक मजबूत हुकूमत बनेगी। और मैं समझता हूँ खैबर पख्तूनख्वा के तजर्बे की बिना पर। और देखें, एक दो चीज़ें जो हैं वो माजी से मुख्तलिफ हो रही हैं। मसलन इमरान खान के 100 खामी आप उनमें तलाश कर लें, लेकिन दो चीज़ों को आप बिल्कुल कि आज तक उनके बदतरीन दुश्मन ने उस पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया। एक दूसरी चीज़ है जो मैं कहना चाहता हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आसिफ ज़रदारी तक जो भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप थी, सिंध के बारे में उसका एक तासुब था, ख़ास तौर पर वो सिंध को अहमियत देते थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो भी हूँ, जब मुस्लिम लीग नून के हैं, उनकी पावर बेस पंजाब थी, वो पंजाब को अहमियत देते, वो सारे वसाइल लाहौर पर लगाते थे। इमरान खान का ये मामला नहीं है। इमरान खान को आप ना पंजाबी कह सकते हैं, ना आप पख्तून कह सकते हैं, ना आप सिंधी कह सकते हैं, ना वो पाकिस्तानी है। और वो रियासत मदीना की बात करता है। ये हमारे मौलवी हजरात ने भी रियासत मदीना का नाम लेना, उलमा ने भी नाम लेना छोड़ दिया। वो रियासत मदीना की बात करता है और कहता है इसलिए कि वहाँ तासुब नहीं था, वहाँ तफरीक नहीं थी। बहुत अच्छी उन्होंने एग्जांपल दी। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें उम्मीद दिलाती है कि इंशाल्लाह एक मजबूत हुकूमत वजूद में आएगी और वो डिलीवर भी करेगी। ठीक है। हुमा बकाई साहबा, कराची की अगर हम बात करते हैं इसी मामले को लेकर, तो फारूक सत्तार ने रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन दे दिया दोनों हलकों से। तो आपको लगता है कि वहाँ की आवाम ने उन्हें वाकई मुस्तरद किया है, या फिर जो इलेक्शन कमीशन की मिसमैनेजमेंट हमें ओवरऑल तमाम कंट्री में दिखाई दी है, वो मिसमैनेजमेंट कराची या सिंध में भी हुई है? देखिए, ये सब फेस सेविंग टैक्टिक्स हैं। जिस तरह पहले साद रफीक साहब ने रिकाउंटिंग कहा और आज उनका स्टेटमेंट है कि मेरे हल्के की डिविजन इसलिए की गई ताकि इमरान खान साहब फैसिलिटेट हों और हमने तहम्मुल से इलेक्शन लड़ा, लेकिन हमारे साथ ये किया गया। तो जब रिकाउंटिंग में सूरत हाल बेहतर नहीं हुई तो फिर उन्होंने, तो मैं फारूक सत्तार साहब के हवाले से मैं कहूंगी ये फेस सेविंग है, बिलखुसूस इस वक्त जब जो दूसरा फैक्शन है मकबूल सदीक साहब का, वो तो पीटीआई से बातचीत कर रहा है, कह रहा है हमारे दरवाजे पीटीआई के साथ के लिए खुले हैं और वो ट्रेजरी ऑफिसर्स एंड बेंचेस में उनके साथ मिलकर बैठने के लिए तैयार है। लेकिन मैं एक बात और गुजारिश करती हूँ आपसे, देखिए ठीक है आप सपोर्ट कीजिए, लेकिन जो सही बातें उनको भी सामने रखिए। ये जो यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर्स हैं और जो कॉमनवेल्थ के ऑब्जर्वर्स हैं, इन्होंने कुछ बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशंस भी दी हैं और उनको सेलेक्टिवली नहीं उठा के शोकेस करना चाहिए। और इब्हाम इसलिए हुआ क्योंकि यूजुअली जब ये ऑब्जर्वर्स आते हैं पाकिस्तान या इलेक्शंस ऑब्जर्व करने, तो ये ग्राउंड पे गुजारते हैं कोई 4 से 6 हफ्ते। अब के इनके पेपर्स में देने में इतनी ताखीर हुई कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के लिए इनको सिर्फ 1 हफ्ता मिला, और फिर इनके जो असिस्टेंट्स थे उनके क्लियरेंस कार्ड्स कैंसिल हो गए, जो उनके साथ फिर उतर के पोलिंग स्टेशंस में नहीं जा सके। ये सब बातें उन्होंने रिपोर्ट की हैं। और ये क्यों हुआ, यहाँ पे भी थोड़ी सी तो नाअहली है ना केयरटेकर गवर्नमेंट की, कि जो आपके इलेक्शंस फंड करते हैं, आप अपने इलेक्शंस के पैसे खुद नहीं देते, आपके फंडेड इलेक्शंस है और दुनिया में हर जगह इलेक्शन ऑब्जर्वर्स जाते हैं और इन इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को अपनी क्रेडिबिलिटी का बहुत इदराक और एहसास होता है। तो इस तरह से कॉन्स्पिरेसीज का हिस्सा नहीं बनते। मैं सुबह उनसे मिलकर आ रही हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बातें भी हमारे इलेक्शन से बाहर निकाली हैं और जो मसाइल है उनको आइडेंटिफाई भी किया है। So let's be fair about it. कराची इस वक्त बहुत प्रिकेरियस हुआ है, लेकिन आप फिर भी देखें कि एमक्यूएम अहम तौर पे इमर्ज हो गया है। उनकी 8 सीटें काउंट करेंगी अब भी। सही।
ठीक है कमरदीन शाह साहब, हम देख रहे हैं 4 रोज गुजर गए हैं, अब भी तकरीबन देखा जाए तो मुकम्मल नताइज हमें मौसूल नहीं हो सके हैं। एक गैर मुल्की सिस्टम जिस तरह से हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे उसको लॉन्च किया गया और यूज़ किया गया, उसको खदशात भी थे जिस तरह से शाह साहब ने भी फरमाया, आपने भी फरमाया कि कामयाब नहीं हो सकेगा ये सिस्टम, तो कोई बैकअप सिस्टम उसका क्यों नहीं रखा गया? क्यों ये हाथ से नताइज पहुंचाने वाला सिस्टम जो है उसी के ऊपर ही रिलाय किया गया कि अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? इरशाद आरिफ साहब ने बड़ी अच्छी बात कह दी है, लेकिन मैं ये कहूँगा थोड़ी सी बात कर दूँ मैं हमारा बकाई कई बात को कि ये जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स है यार, तो मैं अगले हफ्ते इनको ब्रसेल्स में एक रिपोर्ट भिजवा रहा हूँ। इन्होंने जिन जिन लोगों से मुलाकातें की हैं और जिन जिन एंटी पाकिस्तान की NGO से मुलाकातें की हैं, जिन्होंने प्रो इंडियन NGO से मुलाकातें की हैं, जिन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें की हैं, मैं सारी रिपोर्ट ब्रसेल्स भिजवा रहा हूँ। आपने तो मुलाकात कर ली ना, हमने खात लिखे कि हमें इनवाइट करें, हम आपको पाकिस्तान के बारे में ब्रीफिंग करेंगे, हमें इनवाइट नहीं किया। जबकि यूरोपियन एम्बेसडर ने कहा कि भी आप कमरदीन शाह साहब को इनवाइट करें, नहीं बुलाया। मैं इनकी रिपोर्ट करूंगा ब्रसेल्स में, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, ये ब्रसेल्स में रिपोर्ट जाएगी। ये ठीक ये ऐसी बात नहीं है कि आए एक मुलाकात कर लिए बस, वो बड़े अच्छे वो शरीफ उनके अंदर किन किन मुल्कों के एजेंट शामिल थे वो भी हम बताएंगे। अच्छा आगे चलते हैं आप। अब ये बात नहीं है यूरोपीय उनका ऑब्जर्वर का इतना ज्यादा उनको हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे। टॉपिक की जानिब आए, फिर हमें ब्रेक की जानिब ये हरकत की थी और 2002 में भी हरकत की थी। जी सर। अब ये ठीक है, ये 2-4 हल्के 5 हल्के 6 हल्के जो खुल रहे हैं, इस पर रिटर्निंग ऑफिसर के पास इख्तियारात है। जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 5 और 6 है, उसके तहत रिटर्निंग ऑफिसरों को इख्तियारात हैं कि जहाँ मार्जिन छोड़ा हो 4000 का 5000 का इवन 10,000 से कम हो तो वो आप उनको बाकायदा चेक करवा दें। तो उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह 2-3 में मुकम्मल हो जाएगा। कोई ऐसी खास बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़िम। ब्रेक के बाद जब हम वापस बात करेंगे इमरान खान के हल्फ उठाने के बाद सबसे पहला चैलेंज उन्हें क्या होगा और उसको किस तरह से फेस करेंगे और माहिरीन की उस पर क्या राय है, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। इरशाद साहब, IMF का एक अंदाज़ा है जो यहाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि माली साल 2019 में पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंस की मद में जो है वो 27 अरब डॉलर की ज़रूरत होगी। अगर 50 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स की जाती हैं तो इस मामले को हल किया जा सकता है, और इम्पोर्ट्स को अगर एकदम से ब्रेक लग जाएगी तो वो भी नहीं हो सकता। कर्ज लेना नहीं चाहते इमरान खान साहब, और असद उमर नो डाउट समझदार और काबिल भी हैं इस इशू को डील करने के लिए। तो वर्कआउट है आपको लगता है उनका इस तमाम तरह मामले पर? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान की मईशत क्यों ख़राब हुई। यही मईशत थी जो अयूब ख़ान के दौर में दुनिया की बेहतरीन मईशत थी। क्या नाम? यही मईशत थी जो भुट्टो के दौर में बदतरीन मईशत बन गई। यही मईशत फिर जनरल ज़िया-उल हक के दौर में बेहतरीन मईशत हो गई। 8% तक हमारी जो है वो चली गई, शरह नमू चली गई। वही मुल्क था, वही वसाइल थे। कोई यहाँ ये तो नहीं होता कि डॉलर की फैक्ट्री हमने लगाने का कारखाना मशीन लगा ली थी, या यहाँ कोई तेल और सोना निकल आया था। वही मईशत थी ना, ज़री मईशत है, छोटी मोटी इंजीनियरिंग है, बाकी लोगों की मेहनत है। फिर बेनज़ीर भुट्टो का और नवाज शरीफ का दौर आता है, फिर बदतरीन मईशत है, कर्ज़े चढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर परवेज़ मुशर्रफ का दौर आता है, वही मईशत बेहतर हो जाती है। 37.5 अरब डॉलर के कर्ज़े छोड़ के गए थे हज़रत जनाब नवाज शरीफ साहब, उसमें से 2.5 अरब डॉलर अदा किए जाते हैं और खैरबाद कह दिया जाता है IMF को। मईशत बेहतर होना शुरू हो जाती है, लोगों की ज़िंदगी में एक थोड़ा सा आसूदगी आना शुरू हो जाती है। फिर नवाज शरीफ साहब और ज़रदारी साहब तशरीफ़ लाते हैं, फिर बदतरीन मईशत हो जाती है, कर्ज़े दुगने से भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका मतलब है ख़राबी मईशत में नहीं है, ख़राबी मुल्क के अवाम में नहीं है, हमारे वसाइल में कमी नहीं है। 3 चीज़ें हैं जो आके हमें बर्बाद कर देती हैं। एक नाहली होती है, नाहल लोग हुक्मरान बन जाते हैं जिनको कोई काम नहीं आता, जिनको कोई सलीका नहीं है, जो अच्छी टीम बनाने की अहलियत ही नहीं रखते। बदतरीन लोग जो मुआशरे के होते हैं वो ला के इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, पेशावर में बिठा दिए जाते हैं, जिनको अपने खाने के सिवा कोई फुर्सत ही नहीं होती, मुल्क का कोई दर्द नहीं होता, हुब्बुल वतनी का जज्बा नहीं होता। दूसरी चीज़ है कैपिटल फ़्लाइट,
मुल्क से पैसा बाहर जाना शुरू हो जाता है। और उसकी 3 वजूहात होती हैं। नंबर ये है कि आप ऐसे टैक्स लगाते हैं जिसकी वजह से सरमायाकार जो है वो भागना शुरू हो जाते हैं। आप लूट मार शुरू कर देते हैं, वो लोग डर के मारे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। आपकी कीमतें इतनी बढ़ा देते हैं बिजली की, और टैक्सेस इतने बढ़ा देते हैं, और इस अंदाज़ में आप मिसमैनेजमेंट करते हैं कि लोगों को इस मुल्क का मुस्तकबिल ही जो है वो तारीख नज़र आना शुरू हो जाता है, वो लोग भागना शुरू हो जाते हैं। अब अगर एक हुकूमत आई है और अगर वो हुकूमत चाहे, अगर वो नवाज शरीफ और ज़रदारी की तरह वो काम ना करे जिसकी वजह से मुल्क की मईशत बिगड़ती है, मसलन नाअहल लोगों को ओहदे ना दिए जाएँ, मेरिट पर लोग लाए जाएँ, ब्यूरोक्रेसी में भी, FBR में भी, महकमा ख़जाना में भी, बाकी जगह पे भी, और कैबिनेट में भी अच्छे से अच्छे लोग लाए जाएँ, मुहब्बे वतन लोग लाए जाएँ, कौमी दर्द रखने वाले, जज्बा रखने वाले लोग लाए जाएँ, तो आपकी मईशत बेहतर हो जाएगी। आप अखराजात कम कर दें, सादगी अपनाएं, आपकी मईशत बेहतर हो जाएगी। आप सरमाया जो भी है इस मुल्क का, इस मुल्क में लगना शुरू हो जाए, लोगों को एक हौसला दें। मुझे तो पूरी यकीन है कि एक लोगों को अगर ये यकीन हो गया कि ये हमारे टैक्स जो हैं ये अयाशी पर खर्च नहीं होंगे, ये बैरून मुल्क लोगों को जायदादें बनाने पर खर्च नहीं होंगे, लोगों के बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेंगे, हम पर ही खर्च होंगे, तो लोग टैक्स भी देंगे, लोग मेहनत भी ज़्यादा करेंगे, और बैरून मुल्क से पैसा भी आना शुरू हो गया। और सरमायाकार भी मुहब्बे वतन है, वो इस मिट्टी से जुड़ा हुआ सरमायादार है, वो भी चाहेगा कि हम अगर मलेशिया में, हम अगर दूसरे मुल्कों में जाके दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने मुल्क में क्यों ना करें, वो पहले करते रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगले साल, अगर हम अपने दरामदात जो है कम करते हैं, बरामदात बढ़ाते हैं, और कैपिटल फ्लाइट रोकते हैं, सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, और लोगों का जज्बा बेदार करते हैं हुब्बुल वतनी का, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें IMF की तरफ जाना पड़ेगा। हम अपने वसाइल से जो है मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है सर, मुझे इसमें कोई शक नहीं। ये तो एक पहलू है ना कि इमरान खान साहब किस तरह से डिलीवर करेंगे या इन चैलेंजेस को किस तरह से फेस करेंगे। अब जो उनको इसके अलावा जो चैलेंजेस है उस पर हुमा बकाई साहबा आपसे बात करना चाहूंगी कि जो एतराज़ात सामने आ रहे हैं, जो सियासी जोड़ तोड़ चल रहा है, वो सारा तो एक तरफ वो सूबाई लेवल पर है, लेकिन विफाक पर हम देख रहे हैं कि सूरत हाल क्लियर है और इमरान खान साहब ही अगले वज़ीर आज़म होंगे। तो वादे और दावे वो बहुत कर चुके हैं अवाम से, अवाम को उनसे तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा है, और उनकी जो प्रायोरिटी है वो भी आवाम की गुर्बत को दूर करना है। तो जिस तरह से इरशाद साहब ने कहा कि मईशत जो है उसका कोई कसूर नहीं है, मईशत को चलाने वालों का कसूर है। तो ये जो चैलेंजेस छोड़ के गई है नून लीग की हुकूमत, उसको इमरान खान साहब किस तरह से फेस करेंगे, और वो भी वो वाली हुकूमत जो छोड़ के गई है जिनके ऊपर करप्शन के बेबहा जो एलिगेशंस लगाए गए थे। कि मैं आपसे गुजारिश करूं, जो बातें अभी कहीं इरशाद साहब ने, मैं उनके जज्बे की बहुत कदर करती हूँ और इज्जत करती हूँ, लेकिन जज्बात पे हुकूमतें नहीं चलाती। और इस वक्त जो हमारी मईशत का हाल है वो टोटली फ्री फॉल में है, और जो सबसे अहम फैसला करना है इमरान खान साहब को वो ये करना है कि कम से कम उनको अपने पहले साल हुकूमत में वो मुश्किल फैसले करने हैं जो अवाम पसंद नहीं हो। और ये जो दीगर हुकूमतें थी, क्योंकि ये कमजोर हुकूमतें थी, तो ये वो मुश्किल फैसले करने को तैयार नहीं थी, बशमूल मुशर्रफ साहब की हुकूमत, जिन्होंने हमें ऑयल प्राइसेस का क्राइसिस दिया, फिर डॉलर को आर्टिफिशियली लो करने का तोहफा हमें साफदार साहब दे गए, और अभी जनरल जियाउल हक साहब की बात हुई 8% ग्रोथ की। वाकई उस जमाने में डॉलर की फैक्ट्री लगी हुई थी, आप अफगान जंग का हिस्सा बने थे, जिसके नतीजे हम आज तक भुगत रहे हैं। तो इकोनॉमी को टर्न अराउंड करने के लिए मेरा जाती ख्याल ये है कि असद साहब का नाम आ रहा है, वो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, MBA हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर का उनका बहुत अच्छा तजुर्बा है, बट आई थिंक ही विल हैव टू गो टू द टेक्नोक्रेट्स। उन्हें कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी एक इकोनॉमिस्ट की टीम जो आपको हर हाशिए पर बताएंगे कि क्या करना है, और फिर जो वो बताएंगे उसके बाद जो आपको बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे माशी लिहाज से, जिससे शायद टैक्स भी बढ़ेगा, लोगों की तनख्वाहें भी कम होंगी, देयर विल बी अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक बेल्ट टाइटनिंग, और कंट्रीज ने ये किया है। ग्रीस की इकोनॉमी फ्री फॉल में थी, वहां ये फैसला जमहूरी हुकूमत ने किया कि टेक्नोक्रेट्स को लाएंगे, इसी तरह इटली ने किया। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान भी उसी नहज पे खड़ा है जहां ये फ्री फॉल ऑफ इकोनॉमी सिर्फ उस वक्त रुक सकता है जब इमरान खान साहब की ये हुकूमत ये फैसला कर ले कि हम ऐसे फैसले भी करेंगे, ऐसे मुश्किल माशी फैसले भी करेंगे
जो शायद आवाम के लिए मुश्किल हो। तो सिर्फ पॉपुलर वोट के पीछे नहीं जाएंगे, पॉपुलैरिटी के पीछे नहीं जाएंगे, और फिर अगर वो ये कर लेते हैं तो एक 1.5 साल मुश्किल होगा और फिर फ्रूट्स आने लगेंगे। मेरा जाती ख्याल ये है कि हमारे पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई हमें फ्री फॉल आता हुआ नहीं नजर आ रहा कि हम IMF से बच सके। मेरा जाती ख्याल है कि IMF के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, कमरदीन शाह साहब ग्रीस की एग्जांपल्स जिस तरह से दे रही थी हम बकाई साहबा, तो इमरान खान साहब भी ग्रीस की बहुत सारी एग्जांपल्स देते हैं अपनी तकरीर के दौरान। और अब बात जो सारी आती है वो अवाम पर आती है कि क्या अवाम जो है सब्र कर पाएंगे। 100 रोज़ा जो प्लान दिया गया खान साहब की तरफ से, जिसमें 6 नकात अहमियत के हामिल हैं, अवाम की तक़व्वात जैसे कि मैंने पहले भी कहा बढ़ गई है। मुल्की हालात आपके सामने, और अपोजिशन भी ऐसी है जो मुल्क के तमाम हालात को बारीक बीनी से जानती भी है और देख भी चुकी है। खान साहब को टफ टाइम देने के लिए वो अपोजिशन बिल्कुल तैयार है। सारे मसाइल हैं, टाइम टेकिंग है, मुश्किलात नजर आ रही है आपको खान साहब के लिए? नहीं, ठीक है, आप सर कमरदीन शाह साहब आपकी जानिब आती हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अभी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। फरमाइएगा, आपका नाम आ रहा है वज़ीर आला पंजाब के लिए, तो किस तरह से देख रहे हैं तमाम तर मामलात को? क्या मुशावरत चल रही है PTI में? देखिए, मेरा मतलब है कि ये सारी बातें बड़ी प्रीमच्योर है। अभी तो हुकूमत बन रही है और अभी तो काम हो रहा है इस बात पे कि भाई हमारे नंबर पूरे हों और उसके बाद हुकूमत बनेगी, और किसी का नाम ऐसा नहीं डिस्कस हो रहा। ये जो बातें आ रही है सामने, ये मेरा ख्याल है हर बंदे की कोई सोच या व्हाटएवर, ये ऐसा कुछ हुई होगी डिस्कशन जिसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं है। मेरी कल खान साहब से जब मुलाकात हुई है तो खान साहब के साथ यही बात हुई है मेरी कि जी आप चाह रहे हैं कि मैं उसमें नेशनल उसमें आऊं क्योंकि सीटें का एक तो खाली थी वहाँ, या मैं प्रोविंशियल में रहूं, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि मैं चाहता हूं आप प्रोविंस में रहें, और ये इस बात के अलावा कोई और बात नहीं हुई। मेरा ख्याल है ये इट्स टू प्रीमच्योर कि ये इस पे वो हम क्या सराहियां कर रहे थे फलां बन रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जोड़ तोड़ तो जारी। डॉक्टर साहब, मैं इरशाद आरे बोल रहा हूँ। असल में आपके जो वेलविशर है ना, खास तौर पर मीडिया में, वो चाहते हैं कि आप वज़ीर आला बन जाएं, कहीं इजाज़त दे ना दे तो आप उनको मायूस ना करें, खामोश तो कम से कम आप तो तरदीद ना करें, लोग करते रहें। अच्छा अरे भाई, मसला ये है, आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे पता है ये मेरे सारे वेलविशर्स हैं, मैं तो परेशान हो गई हूँ ना। मेरा मोबाइल जो है वो बजना बंद करता है और मैसेजेस दे दे के लोगों ने, मैं आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, और उनकी बड़ी मेहरबानी खास तौर पे उन लोगों की जो मुझे इतने सपोर्टिव हैं और वो तसल्लियां दे रहे होते हैं मुझे और वो कह रहे होते हैं। मैं बिल्कुल, आप सही कहते हैं। नहीं, वो तो खैर ठीक है, लेकिन ये बताएं कि अब हुकूमत तो बनाने की कोशिश जब हो रही है, लोग आप इकट्ठे कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आपको वज़ीर आला का जो कैंडिडेट है वो भी तो अंडर डिस्कशन होगा ना, तो हमें थोड़ा सा आप रिकॉर्ड बताएं कि कौन है आपके अलावा। आप तो हैं खैर। नहीं, मैं आपको बताऊं कि डिस्कशन जो है जो भी हो रही है वो खान साहब के साथ हो रही होगी, और जो सीनियर लोग हैं वही डिस्कशन कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है आज मीटिंग भी है चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ भी। तो मेरा ख्याल है सारी चीजें जो हैं वो एक कंसेंसस के बाद ही इकट्ठी होंगी और सामने आएंगी। लेकिन मुझे जो खान साहब ने कहा वो ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप प्रोविंस में रहें और पंजाब में ही रहिए। तो मैंने कहा जी ठीक है, आपको जो भी असाइनमेंट हम देंगे वहीं देंगे, और ये बात हुई अब तक जो मेरी उनसे गुफ्तगू हुई। बाकी तो आपको पता है कि पार्टी की जो अपने हमारा प्रोग्राम है जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन, उन चीज़ों पे हमारी डिस्कशन हो रही थी कि हमने टॉप प्रायोरिटी पे क्या चीज़ें रखनी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही बात मैं आपसे करना चाह रही हूँ, क्योंकि हम लोग भी बात चैलेंजेस पे ही कर रहे थे यहाँ पर कि अवाम ने अपनी वोट की ताकत दिखा दी है, और माशाल्लाह से वज़ीर आज़म साहब अब बनने जा रहे हैं इमरान खान साहब। तो 100 रोज़ा प्लान दिया गया था, अवाम को बहुत सी तवक्कुआत हैं खान साहब से, बल्कि और बढ़ गई हैं इसके बाद। तो मुल्की हालात आपके सामने हैं, अपोजिशन जो है वो भी आपको टफ टाइम देने के लिए तैयार है। तो किस तरह से इस तमाम तर मामलात को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है? मुआशी जो हालात हैं इस वक्त, इकोनॉमी जो चैलेंजेस हैं उसको मीट करने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि आपके सामने डॉलर की कीमत खुद ब खुद ही कम हो गई। ये देखें ना, 5-6 रुपए फर्क पड़ने से जमीन आसमान का फर्क पड़ता है हर चीज के ऊपर। और दूसरी इम्पोर्टेंट ये चीज है कि खान साहब ने, कल हमारी एक बड़ी मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर वो अपनी प्रायोरिटीज वही हैं जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है, और उन्होंने कहा था कि हंगामी बुनियादों पे हमने ये काम शुरू कर देना है, जिसमें हेल्थ, मेरे से उनकी बड़ी डिटेल डिस्कशन हेल्थ पे हुई। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहिबा, जो खास तौर पे पंजाब की हमारी हेल्थ के मसले मसाइल हैं उनके ऊपर
वी हैव टू सी टू इट के जी इमीडिएट काम करके हमने जो अपना लर्निंग एक्सपीरियंस है खैबर पख्तूनख्वा का, खास तौर पे जो अच्छा एक्सपीरियंस है सहूलत काट का, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन हुई है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम तो आपको बेस्ट ऑफ लक ही कहना चाहेंगे, इसके लिए बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। कंवर साहब, आप कुछ क्लोजिंग कमेंट्स करना चाहेंगे? नहीं बस ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर यास्मीन की दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जो है अच्छे ओहदे पर लेके जाए। वो बड़ी खातून अच्छी हैं, बहुत कामयाब रहेंगी अगर उनको अच्छी असाइनमेंट दी गई तो। लेकिन कंवर साहब, हम चैलेंजेस की चूंकि बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है इमरान खान साहब बिल्कुल रेडी हैं इन तमाम तर चैलेंजेस को फेस करने के लिए और सॉर्ट आउट करने के लिए? वो बड़े नहीं, वो कर लेंगे। वो इमरान खान में बड़ी सलाहियतें हैं, वो सादगी से चलेंगे और सादगी के साथ पूरी टीम लेके जाएंगे, अच्छी टीम लेके आएंगे, हमें उससे बड़ी तवक्कुआत हैं। ठीक है जी इरशाद। ये एक छोटी सी डॉक्टर बुकाई साहब ने एक बात की है, मैं कहना चाहता हूँ। जनाब ज़ियाउल हक साहब ठीक है, हमें बहुत नापसंद हैं कुछ वजूहात से, लेकिन 77 वो इक़्तिदार में आए थे, 78 79 में उन्होंने जो बजट दिया वो अमरीकी पैसों से नहीं दिया था। अमेरिका का पहला पैकेज जो हमें मिला था वो 80 में मिला था और वो $400 मिलियन का था। उससे पहले सिर्फ अहलियत की बुनियाद पर वो 2 बजट बनाए गए और वो आवाम के पसंदीदा बजट थे। वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आरिफ साहब, कमर दिलशाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर हुमा बकाई साहब, आपकी डिस्कशन का भी बहुत शुक्रिया। सुमेरा मिर्जा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।